नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म मॉडर्न इरा की फिलोसफी है। 17th सेंचुरी में इमर्ज होकर आई लिबरलिज्म आइडियोलॉजी और ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग आइडियोलॉजी है। देखो, समय समय पर बहुत सारी आइडियोलॉजीज इमर्ज होकर आई और डिसअपियर भी हो गई। फॉर एग्जांपल फासिज्म सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इमर्ज होकर आया लेकिन ख़त्म भी हो गया। आज बेशक कुछ एलिमेंट्स फासिज्म आइडियोलॉजी से संबंधित किसी गवर्नमेंट में देखने को मिली, लेकिन हम यूँ नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट फासिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी सर्वाइव कर रही है। जॉन लोक, आपको याद होगा। अब देखो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जॉन लोक जब हमने डिस्कस किया था तो याद कीजिए हमने क्या डिस्कस किया था। जॉन लोक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारे के सारे राइट्स सिटीजन के द्वारा सरेंडर नहीं किए जाते स्टेट को। जॉन लोक ने, याद कीजिए, क्या कहा था? 3 राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट्स जो हैं वो भगवान ने सिटीजन्स को दिए हैं, इसीलिए स्टेट किसी प्रकार से इन राइट्स के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जॉन लोक बात करते हैं लिमिटेड स्टेट की। लिमिटेड स्टेट का सिंपल मतलब है ऐसा नहीं कि स्टेट के पास सारी पावर्स होंगी, स्टेट अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, सिटीजन्स को वंचित किया जाएगा उनके अधिकारों से। नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट की पावर्स पर लिमिटेशन होंगी। कुछ डोमेन्स ऐसे होंगे जिनमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो बोलती है कि स्टेट लिमिटेड होना चाहिए। देखो, हर एक आइडियोलॉजी किसी ना किसी क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। उसी प्रकार से लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है बुर्जुआ क्लास यानी पूंजीपति क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को मेटा आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर ही अब काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर ही काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म। इसी वजह से इंटरनल डिबेट्स के कारण और इंटरनल स्कूल्स के कारण लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को मेटा आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में वैसे यूँ भी कहा जाता है, आइडियोलॉजीज़ के बीच जो हिस्टोरिक बैटल थी उसे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने जीत लिया है। देखो, वैसे तो ये कंसेप्ट एंड ऑफ आइडियोलॉजी में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ कोल्ड वार में कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी जिसे फॉलो किया जा रहा था यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाई कंट्रीज़ के द्वारा, और दूसरी तरफ लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी जिसे फॉलो किया जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। यहाँ पे आप डायलेक्टिक्स लगाइए। अगर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थीसिस थी तो एंटीथीसिस थी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। अब दोनों में देखो, जो आइडियोलॉजी अच्छी होगी यानी जो आइडिया अच्छा होगा वही आगे जाएगा, वही बनेगा सिंथेसिस। और हुआ क्या? 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो हार गई। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरने लगी और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, यानी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स में स्टेबिलिटी रही, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी आगे गई। तो अगर यहाँ पे हम डायलेक्टिक्स लगाएं, थीसिस माने कम्युनिज्म को और एंटीथीसिस माने लिबरलिज्म को, और बेटर आइडिया आगे जाएगा ये माने, तो सिंथेसिस बना लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद लिबरलिज्म ही आगे गया। इसीलिए कहा जाता है लिबरलिज्म ने आइडियोलॉजीज के बीच की जो लड़ाई थी उसे जीत लिया। काफ़ी फेमस थिंकर हैं फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में आगे काफ़ी आएगा। जब भी देखो आपको किसी थिंकर का कोई इंपॉर्टेंट कोट मिले ना, जब हम डिस्कस करते हों, तो उनको आप अलग से नोट कीजिएगा या फिर अपने नोट्स में उन पर आप स्टार लगाइएगा, क्योंकि थिंकर्स के जो ये कोट है ना, ये आंसर्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इन्हीं से वैल्यू एडिशन होगा, इन्हीं से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर फ्रांसिस फुकुयामा अपनी थीसिस में ये बोलते हैं, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन का लास्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है। यानी जितनी आइडियोलॉजी इवोल्व होनी थी होली, आइडियोलॉजी से संबंधित टकराव देखने को मिला, बेहतर आइडिया लास्ट में पहुंचा और वो है लिबरलिज्म। आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ रहे हो ना? आप 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी आइडियोलॉजी का काम क्या होता है? कोई भी आइडियोलॉजी आइडियाज देती है सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की सहायता से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई यूएसएसआर और अलाई कंट्रीज में। मकसद था समाज को बेहतर बनाना। दूसरी तरफ लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के आधार पर वेस्टर्न कंट्रीज में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। मकसद था समाज को बेहतर बनाना। अब देखो कौन सा देश बेहतर बना?
यूएसए में प्रोस्पेरिटी आई, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोस्पेरिटी आई, लेकिन यूएसएसआर और एलाई कंट्रीज में क्या प्रोस्पेरिटी आई? नहीं आई, गरीबी आई। और यूएसएसआर का जो मॉडल था वो ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाया, डिसइंटीग्रेट हो गया। यानी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के जो आइडियाज हैं वो बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने बेहतर समाज का निर्माण किया। तो आप बताइए कौन सी आइडियोलॉजी की जीत हुई? लिबरलिज्म की जीत हुई। लेकिन देखो वो अलग से डिबेट है, लास्ट में आती है एंड ऑफ आइडियोलॉजी में। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इस वजह से लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की जीत हुई। अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की तो शायद लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की जीत ना होती, लेकिन वो सब चीजें लास्ट में आएंगी। फिलहाल यहां पर फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की जीत हो गई। ये ना सिर्फ एंड ऑफ कोल्ड वार है बल्कि एंड ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि अब यह बात साबित हो चुकी है कि लिबरल डेमोक्रेसी सबसे बेहतर तरीका है लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। अब आप लिबरलिज्म के अंदर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एक बार उन पर नजर डाल लीजिए। सबसे पहले है ओरिजिनल लिबरलिज्म, दूसरे नंबर पे मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म, और सबसे लास्ट में कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। इनको भी आगे आगे डिवाइड किया जा सकता है, एक एक वर्ड इन तीनों पर। ओरिजिनल लिबरलिज्म को देखो क्लासिकल लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है और थ्योरी ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे मॉडर्न लिबरलिज्म को वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म में ये सब आते हैं, नियो लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और सोशल लिबरलिज्म। ये क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कर लीजिए आपके माइंड में, क्योंकि एक बार बड़ी पिक्चर जब समझ में आ जाए ना तो छोटी पिक्चर को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखो लिबरलिज्म के अंदर मेनली 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ओरिजिनल लिबरलिज्म जिसे क्लासिकल लिबरलिज्म या फिर नाइट वॉचमैन स्टेट की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पे मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म, इसे वेलफेयर स्टेट के मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म में नियो लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और सोशल लिबरलिज्म ये सब आते हैं। तो अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाहिर तौर पर शुरुआत करेंगे ओरिजिनल लिबरलिज्म से, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म से। क्लासिकल लिबरलिज्म का चलन देखने को मिला 17th सेंचुरी से लेके 1930 तक। ह्यूमन नेचर की कंसेप्शन क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म के हिसाब से? देखो क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। अब आप बताइए क्या मतलब है इस लाइन का, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर? इस लाइन का मतलब ये है कि मैन इंडिपेंडेंट है, मैन सेल्फ रिलायंट है, मैन सेल्फ असर्टिव है। ये सब बातें हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मिल्स, लोक, बेंथम, ये सब लोग कहते हैं मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं, मिल्स को, लोक को, बेंथम को। क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना है मैन इज एटोमिस्टिक बाय नेचर। क्या मतलब है इस चीज़ का, मैन इज एटोमिस्टिक बाय नेचर? देखो एक सोशियोलॉजी की थ्योरी है एटोमिज्म की, पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। आपको पता है यूनिवर्स में सारे जो मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम इनडिविजिबल यूनिट है और सभी मैटर्स एटम से मिलकर बने हैं। उसी प्रकार से इसी थ्योरी को हम सोशियोलॉजी में अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। इंडिविजुअल मतलब एटम। इंडिविजुअल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हर एक जो इंडिविजुअल है अपने आप में सेल्फ असर्टिव है, इंडिपेंडेंट है, रैशनल है। अगर आपको सोसाइटी की वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करना है, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करना है, तो आप इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करो। और जैसे हर एक एटम दूसरे एटम से अलग है, उसी प्रकार से हर एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। तो ये थ्योरी है एटोमिज्म की। तो क्लासिकल लिबरलिज्म का कहना है मैन इज एटोमिस्टिक बाय नेचर, यानी मैन अपने आप में, हर एक मैन अपने आप में एक आइलैंड है, कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। हर एक मैन अपने आप में आइलैंड है। चूंकि मैन रैशनल है इसी वजह से मैन को राइट्स दिए जा सकते हैं। मैन चर्च, ट्रेडिशनल कस्टम्स और स्टेट की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर सकता है। क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा देखो ये भी बोला जाता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पहले आएंगे, सोसाइटी के इंटरेस्ट बाद में आएंगे। इंडिविजुअल जो कुछ भी है, इंडिविजुअल की जो भी कैपेसिटीज हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं, वो इंडिविजुअल की वजह से ही है, यानी इसमें सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं है।
क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि सोसाइटी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, सोसाइटी बाद में आएगी, इंडिविजुअल पहले आएंगे। यानी कि सोसाइटी को इंडिविजुअल ने ही बनाया है एक कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से। याद कीजिए जॉन लॉक ने क्या कहा था, जॉन लॉक ने कहा था 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी बनती है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से सरकार बनती है। यानी क्लासिकल लिबरल्स कहते हैं सोसाइटी एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से इंडिविजुअल्स ने सोसाइटी को बनाया है। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के द्वारा मार्केट मॉडल दिया जाता है। मार्केट मॉडल का मतलब सोसाइटी एक ऐसा प्लेस है जहां पे इंडिविजुअल्स आते हैं अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, यानी अपने फायदे के लिए। ये देखो पूरी तरह से अलग है। आपको याद होगा आइडियलिज्म आइडियोलॉजी को जब हमने डिस्कस किया था तो उस समय क्या डिस्कस किया था, आइडियलिस्ट थिंकर्स का ये मानना है कि सोसाइटी एज ए वोल की रेलेवेंस है, इंडिविजुअल की कोई रेलेवेंस नहीं है। उनका जो व्यू था सोसाइटी के बारे में वो ऑर्गेनिक व्यू था, जैसे बॉडी की रेलेवेंस है, इंडिविजुअल ऑर्गन की अलग से कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लासिकल लिबरल थिंकर्स का व्यू एकदम उल्टा है। ये कहते हैं कि भैया सोसाइटी जो है इंडिविजुअल्स को एग्रीगेट करके बनी है, यानी सोसाइटी की अलग से कोई रिलेवेंस नहीं है। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठा हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तब जाके सोसाइटी का निर्माण होता है। यानी क्लासिकल लिबरल थिंकर्स का व्यू है एग्रीगेटिव मॉडल कि इंडिविजुअल्स को मिला के सोसाइटी बनती है, सोसाइटी का अलग से कोई रिलेवेंस नहीं है। दूसरी तरफ से आइडियलिस्ट थिंकर्स का ये कहना है सोसाइटी का ही रिलेवेंस है, इंडिविजुअल का अलग से कोई रिलेवेंस नहीं है। उनका व्यू ऑर्गेनिक व्यू और क्लासिकल लिबरल्स का जो व्यू है वो है एग्रीगेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मानना है क्लासिकल लिबरल थिंकर्स का मैन के राइट्स के बारे में। ये देखो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जो मैन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है अगेंस्ट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी आपको पता है क्या कहती है, किंग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड के अर्थ पर। अगर किंग किसी को सज़ा भी देते हैं तो इसका मतलब भगवान उस पर्सन को सज़ा देना चाहता है। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स ने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैन के पास नेचुरल राइट्स हैं, स्टेट के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं हो सकती, स्टेट के अथॉरिटी पर भी कुछ लिमिटेशन होना चाहिए। यानी मैन के पास जो नेचुरल राइट्स हैं वो उनसे छीने नहीं जा सकते। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स देखो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 2 प्रकार की लिबर्टी होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी अगर सोसाइटी या फिर स्टेट की इंटरफेरेंस ना हो। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब स्टेट या फिर सोसाइटी जब काम करती है इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस, गरीब लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड एजुकेशन या फिर सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें आती हैं पॉजिटिव लिबर्टी में। तो आप ये बात जान लीजिए क्लासिकल लिबरल थिंकर्स यानी क्लासिकल लिबरलिज्म आइडियोलॉजी बात करती है नेगेटिव लिबर्टी की, पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं करती है। ये लोग कहते हैं सिर्फ स्टेट इंटरफेयर ना करे इसका मतलब लिबर्टी मिल चुकी है। ये नहीं कहते कि स्टेट काम करे लोगों के वेलफेयर के लिए, ऐसी कोई बात इनके द्वारा नहीं बोली जाती। समझ गए? यानी क्लासिकल लिबरल थिंकर्स का लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो नेगेटिव लिबर्टी का है, स्टेट इंटरफेयर ना करे मतलब लिबर्टी मिल गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की। देखो लिबरल थिंकर्स पहले ऐसे थिंकर्स थे जो इक्वालिटी की बात करते हैं मैन और मैन के बीच। लिबरल थिंकर्स से पहले जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे, फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये इक्वालिटी की बात कहाँ करते हैं? एरिस्टोटल तो इवन स्लेवरी को भी जस्टिफाई करते हैं। तो इक्वालिटी के देखो यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स हैं, पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी अलग से हमारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी को, उस समय डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स क्या है। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, सभी के लिए इक्वल लॉ होगा, किसी के पास कोई खास विशेषाधिकार या फिर प्रिविलेज नहीं होगी। मान लीजिए राजा ने चोरी की है तो उसको भी उतनी ही सज़ा होगी जितनी कॉमन मैन को होगी। ऐसा नहीं कि राजा के लिए अलग से प्रोविजंस और कॉमन मैन के लिए अलग से प्रोविजंस। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके पास इक्वल मौका होगा अपना टैलेंट साबित करने का, अपनी वैल्यू साबित करने का। नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन। अब हम बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स के हिसाब से जस्टिस का क्या कंसेप्ट है। क्लासिकल लिबरल्स देखो ये कहते हैं थिंग्स का यानी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने ही रिसोर्सेज दे दो। ऐसा नहीं कि जरूरत के हिसाब से, जरूरत मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि कौन डिजर्व कितना करता है रिसोर्सेज को। यानी लिबरल्स
इक्वालिटी ऑफ आउटकम को सपोर्ट नहीं करते, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। ए बी सी तीनों के पास पूरा पूरा अधिकार है किसी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त करने का, कहीं से भी पढ़ने का और कोई भी जॉब प्राप्त करने का मेरिट के आधार पर। इस प्रकार की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स। लेकिन सोशलिस्ट लिबरल ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम आनी चाहिए। क्लासिकल लिबरल तो ये कहते हैं ना कि भैया हमने अपॉर्चुनिटी दे दी सबको, ए बी सी सबके पास पूरा मौका है, आप कुछ भी करो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं तीनों को। लेकिन सोशलिस्ट थिंकर्स कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज का क्या फायदा भैया, आउटकम तो सेम नहीं है। ए बहुत आगे निकल गया, उसकी आईएम में पास आउट होकर जॉब लग गई हाई फाई, सी जो है उसकी 10,000 की जॉब नहीं लग पाई। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम होनी चाहिए, आउटकम सेम आनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो उसका क्या फायदा। सोशलिस्ट थिंकर्स ये कहते हैं नतीजा इक्वल आना चाहिए, शुरुआत इक्वल हो ना हो लेकिन नतीजा इक्वल आना चाहिए, ऐसी बात की जाती है सोशलिस्ट थिंकर्स के द्वारा। तो ये कंसेप्ट जैसा मैंने पहले आपको बताया इक्वालिटी में आता है। इक्वालिटी को जब हम डिस्कस करेंगे उसी समय ये पूरा डिटेल से आएगा। अमर्त्य सेन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन ये कहते हैं बुक देके यानी रिसोर्सेज देके कोई फायदा नहीं होगा, आप कैपेबल बनाओ जनता को। गरीब लोगों को बुक दे दिया आपने लेकिन उन्हें पढ़ना ही नहीं आता तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो अमर्त्य सेन इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। खैर ये सब हम उसी समय डिस्कस करेंगे जब इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट का क्या कंसेप्ट है क्लासिकल लिबरल्स के हिसाब से। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स देखो ये कहते हैं स्टेट जो है वो नेसेसरी एविल है, मतलब स्टेट जरूरी तो है लेकिन स्टेट एक बुराई है। और बुराई क्यों है क्लासिकल लिबरल्स के हिसाब से स्टेट, क्योंकि देखो क्लासिकल लिबरल्स का ये मानना है स्टेट इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को कम करता है। जहां स्टेट आ जाता है वहां इंडिविजुअल्स की लिबर्टी कम हो जाती है, इस वजह से स्टेट जो है वो एक एविल है। लेकिन क्लासिकल लिबरल्स ये कहते हैं स्टेट जरूरी भी है, इसलिए ये नेसेसरी एविल है। जरूरी क्यों है, क्योंकि मैन नेचर से सेल्फिश हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट जरूरी है, सभी लोग जस्ट तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकें और जस्ट तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए स्टेट की आवश्यकता है। लेकिन स्टेट का रोल बहुत कम होना चाहिए। क्लासिकल लिबरल्स मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट या फिर रेगुलेटरी स्टेट। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर यूपीएससी पूछती है क्लासिकल लिबरल्स का क्या व्यू है स्टेट के बारे में, तो ये टर्म्स आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मिनिमल स्टेट यानी स्टेट का कम से कम रोल, नाइट वॉचमैन स्टेट, रेगुलेटरी स्टेट। क्लासिकल लिबरल्स ये भी कहते हैं जो स्टेट जितना कम गवर्न करता है वही स्टेट इसका मतलब बेस्ट तरीके से गवर्न कर रहा है। क्या कंसेप्ट है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट जितना कम होगी उतनी ही गवर्नेंस बेटर होगी, क्योंकि देखो इसी सिचुएशन में मैक्सिमम लिबर्टी मिलेगी इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है सोशल पॉलिसी क्या होनी चाहिए क्लासिकल लिबरल्स के हिसाब से। क्लासिकल लिबरल्स देखो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं। जंगल में क्या चलता है, जो ताकतवर जानवर होता है वो सर्वाइव करता है, कमजोर जानवर मारा जाता है। तो उसी प्रकार की बात करते हैं क्लासिकल लिबरल्स। समाज में जो ह्यूमन बीइंग फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही अमीर होगा, वही पावरफुल बनेगा, और जो ह्यूमन बीइंग, जो मैन फिट नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कंपटीशन में पिछड़ जाएगा, गरीब बन जाएगा। सोशल पॉलिसी के संदर्भ में क्लासिकल लिबरल्स ये भी कहते हैं कि भैया शराब पी के कोई गटर में अगर पड़ा है, सीवरेज में अगर पड़ा है तो उसे पड़ा रहने दो ना। स्टेट का क्या काम बनता है कि उसे उठाओ जाके, उसे वहीं होना चाहिए और उसे वहीं पड़ा रहने दो। इकोनॉमिक पॉलिसी के संदर्भ में क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के द्वारा ये कहा जाता है इकोनॉमी में स्टेट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए। एडम स्मिथ का कंसेप्ट है स्टेट शुड एक्ट एज ए रेफरी नॉट एज ए कैप्टन, यानी स्टेट सिर्फ बाहर से देखे क्या कुछ चल रहा है, रेयरली जहां इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़े सिर्फ वहीं इंटरवेंशन करें, ना कि कैप्टन बन के इकोनॉमी को मैनिपुलेट करें। समझ गए? एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी की बात कहते हैं। इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी का मतलब यह है कि देखो जब सभी इंडिविजुअल्स अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना तो ओवरऑल इकोनॉमी का इंटरेस्ट अपने आप ही देखा जाएगा। यानी सब लोग जब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हुए इकोनॉमी में एक्ट करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी अपने आप ही आगे चली जाएगी, क्योंकि हमेशा एक इनविजिबल हैंड होता है इकोनॉमी में जो इकोनॉमी को आगे लेके जाता है और सब कुछ सेटल डाउन कर लेता है। इसलिए
स्टेट को किसी प्रकार से इंटरवेंशन की आवश्यकता है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर। समझ गए? ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेयर ही ओट टू बी, और यहाँ पर एडम स्मिथ की जो बात है, स्टेट शुड एक्ट एज ए रेफरी नॉट एज ए कैप्टन। एडम स्मिथ ये भी कहते हैं देयर इज इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी विच सेटल्स एवरीथिंग। जब भी देखो क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो ये सारे कोट्स आप जरूर लिखिएगा, वहाँ पे कोट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखो क्लासिकल लिबरलिज्म तो पढ़ लिया। अब इस क्लासिफिकेशन को आप फिर से देखिए। जब हमारा ये हो गया ओरिजिनल लिबरलिज्म यानी क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि आया ही क्यों, मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म क्यों आया? क्लासिकल लिबरलिज्म में कोई कमी थी क्या? पॉजिटिव लिबरलिज्म आया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म में कमी थी। सबसे बड़ी कमी तो देखो यही थी। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या ये बात सही है? देखो ये बात सही नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से क्या हुआ? इनइक्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। दूसरी तरफ वर्कर्स के पास पैसे नहीं थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, यानी अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लिबरलिज्म एक प्रकार से यूटिलिटेरियनिज्म बन गया। यूटिलिटेरियनिज्म तो आपको पता है, इसे पिग्स फिलोसफी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता है इस फिलोसफी में और पिग्स फिलोसफी कहा जाता है। जब हमने बेंथम के बारे में स्टडी किया था, जेएस मिल्स के बारे में स्टडी किया था, तो उस समय हमने देखा था किस प्रकार से बेंथम का जब क्रिटिसिज्म होता है तो उसे डिफेंड करने के लिए जेएस मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को बदल देते हैं। पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। तो इन सब चीज़ों की वजह से देखो वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, वर्कर्स एक जगह इकट्ठे होने लगे, अपने हकों की मांग करने लगे। सोशलिज्म आइडियोलॉजी इमर्ज होके आई। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी इमर्ज जब होके आई लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए, तो उस समय लिबरल थिंकर्स ने कहा कि भैया अपने आप को चेंज कर लो। तो इसलिए चेंज करके ही फिर नया स्कूल ऑफ थॉट आया लिबरलिज्म के अंदर, पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म। एसेंस आप समझ गए ना? एसेंस देखो ये है, क्लासिकल लिबरल्स में दिखते थी, क्लासिकल लिबरल्स की आइडियोलॉजी की वजह से इनइक्वालिटीज काफ़ी ज़्यादा हो गई, एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा, वर्कर्स की स्ट्राइक होने लगी, यानी सोशलिज्म आइडियोलॉजी उस समय इमर्ज होके आई। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए लिबरलिज्म आइडियोलॉजी में बदलाव हुआ, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद लिबरलिज्म के अंदर ही एक नई आइडियोलॉजी आई, मॉडर्न लिबरलिज्म यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म है क्या? देखो पॉजिटिव लिबरलिज्म आधारित है पॉजिटिव लिबर्टी पर। याद कीजिए पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में, सब्सिडाइज्ड हेल्थ प्रोवाइड करना, मिनिमम वेजेस, यानी वर्कर्स के हितों का ख्याल रखना, ये सब बातें हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म में। इस दिशा में देखो पहला प्रयास किया गया था जेएस मिल्स के द्वारा। लेकिन जेएस मिल को जब हमने स्टडी किया था तो जेएस मिल्स बात नहीं करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी पर या फिर वेलफेयर स्टेट के बारे में डिटेल से। टीएच ग्रीन पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने आइडिया दिया पॉजिटिव लिबर्टी का। टीएच ग्रीन के अलावा लास्की, इकोनॉमिस्ट जैसे कीन्स, गैलब्रेथ, एलटी होप हाउस, ये सब भी वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट की बात करते हैं। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए जो पॉजिटिव लिबरल्स हैं वो देखो आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी के जो बेसिक एजम्पशंस हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आइडियलिज्म ने क्या कहा ह्यूमन नेचर के बारे में, आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी ने सोसाइटी के बारे में क्या कहा, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पब्लिक पॉलिसी। तो कहीं कहीं पर हमें पॉजिटिव लिबर्टी का जो व्यू है, पॉजिटिव लिबरल्स का जो व्यू है इन सब चीज़ों के बारे में, उनमें आइडियलिज्म आइडियोलॉजी की भी झलक देखने को मिलती है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, राइट्स के बारे में। ये हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमने डिस्कस किया पूरा क्लासिकल लिबरलिज्म और जाना कि क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म आया क्यों, यानी मॉडर्न लिबरलिज्म आया क्यों। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।